आज की महात्मा गांधी से संबंधित जरूरी टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि आप देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों शुरू किया और इसकी जरूरत आजादी के लिए क्या थी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बारे में बखूबी अच्छा अध्ययन किया था जब वे ब्रिटेन प्रवास के दौरान थे या अध्ययन के दौरान थे। उन्होंने देखा था कि ये ईसाई धर्म के लोग हैं और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो इनका थ्योरी काम कर रहा है वह है मानवता के आधार पर क्रिश्चियनिटी का विस्तार करना। तो जो जिसकी कमजोर कड़ी होती है ना, उसी कड़ी का प्रयोग करके आप ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में ह्यूमैनिटी को अधिक महत्व दिया गया है और उसी ह्यूमैनिटी को महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का आधार माना। तो सबसे पहले उन्होंने कोऑपरेटिव थ्योरी को, सहयोगात्मक थ्योरी को गांधी जी ने 1914 से 1918 के बीच सहयोगात्मक सिद्धांत को महात्मा गांधी लेकर चले थे और इस सहयोगात्मक थ्योरी के अंतर्गत गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार के यदि हम मदद करते हैं तो वैसी स्थिति में ये अंग्रेज जो है हमारे नहीं होंगे, और ये अगर अंग्रेज हमारे नहीं होंगे तो फिर उनसे किसी भी प्रकार का लाभ सहयोग करके नहीं लिया जा सकता। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 1914 से शुरू हुआ था, महात्मा गांधी उस दौरान अफ्रीका में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत के नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, उनका प्रयोग किया जा रहा है विश्व युद्ध में, इसके बावजूद भी भारत को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं भारत पहुंचकर और हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को बता सके कि हम आपको मदद भी कर रहे हैं। और इस तरीके से वो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और फिर पूरी की पूरी तरह भारत में एक दौरा करके हर माताओं से निवेदन करते हैं कि आप अंग्रेजों को मदद करें, अपने युवाओं को भेजें, पुत्रों को भेजें। लेकिन अंग्रेज क्या किए, बदले में उन्होंने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए और अब वो समझ गए कि अंग्रेजों को सहयोग करने से नहीं होगा, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए 1920 से 1922 के बीच। हालांकि इनका असहयोग का नीति जो था वह था अहिंसात्मक और सत्य के साथ आग्रह के आधार पर। हालांकि सत्य के साथ आग्रह जो कर रहे थे इसमें वो सफल थे, चंपारण में इसमें सफल थे, खेड़ा में इसमें सफल थे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी। लेकिन आप अगर देखिए कि इसके बाद गांधी ने पाया कि अंग्रेज कहते कुछ हैं, करते नहीं हैं। जब उन्होंने देखा कि साइमन आयोग का गठन किया गया और इस साइमन आयोग जो था ये 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और गठन 27 में होता है। साइमन आयोग का गठन 1927 और 3 फरवरी 1928 को वो भारत आता है
तो इस तरीके से मुंबई बंदरगाह पर वो ये समझ जाते हैं गांधी जी कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में भारतीय लोगों के हितों में काम नहीं करना है और न भारत के लोगों में सत्ता को सौंपना। अतः अब उन्होंने ये तय कर लिया कि असहयोग करके नहीं बल्कि अवज्ञा करके इनको हम कमजोर कर सकते हैं और भारतीय लोगों को उग्र कर सकते हैं। तो सबसे पहले गांधी के जो फॉर्मूले थे वो देखिए सहयोगात्मक था। दूसरा उन्होंने असहयोगात्मक चला। फिर इसी की कड़ी में जब उन्होंने देखा कि साइमन और रॉलेट दोनों ही बहुत करे हैं, तब उन्होंने तय किया कि हम क्यों नहीं असहयोग आंदोलन को लेकर चले, यानी अब उनके नीतियों का असहयोग में अवज्ञा करें, अवज्ञा, अब उनके कानून को एक एक करके तोड़े। और इसलिए महात्मा गांधी काफी समझदार थे। उन्होंने सोचा कि हम अगर भारतीय लोगों को लेकर चलते हैं तो निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा जनमानस हमारे साथ हो। अब देखेंगे आप कि महात्मा गांधी की एक मोटी तौर पर आपको बताएंगे कुछ लोग, स्वयं आप आश्चर्य करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी अपनी राजनीतिक मौत मर रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने ये तय किया कि क्यों नहीं हम गांधी जी के बारे में जो कमजोरी है सामने लाए। एक हमेशा आपको बात याद दिला देते हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और हर लोगों में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने की ललक होती है। मनुष्य में, मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, ये कोई नहीं काट सकता। सब लोग ये उम्मीद करते हैं केवल, और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया बदल रही है और दुनिया स्वार्थी हो रहा है। लेकिन ये तो जन्म से ही है। अन्य जीवों में स्वार्थ उतनी नहीं है जितनी कि मनुष्यों में स्वार्थ है, और ये होना भी चाहिए और विकास के लिए जरूरी भी है। स्वार्थ कोई बुरी चीज नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जमाना स्वार्थी होते जा रहा है, लगता है दुखी और हारे हुए लोग ऐसा करते हैं। दूसरी चीज कि अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास, तो ये सब करते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं, स्वयं राम भक्त हनुमान थे, उन्होंने भी राम के सामने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित की थी। कैसे की थी सो सुनिए। राम ने उन्हें उपहार दिया, तो वहां क्या करते हैं, उन्हीं के सामने उसको तोड़ तोड़ के दांत से कुतुर कुतुर के फेंक देते हैं। कहते हैं राम आप जो है मुझे दे रहे हैं, ये कौन सा उपहार, ये तो वस्तु का है। मुझे तो ऐसा उपहार दीजिए जो वस्तु के रूप में न हो। इसमें कहां राम है, और वहां अपनी योग्यता को दिखाते हैं सीना फाड़ के। राम भी एकदम चकित रह जाते हैं कि अरे हनुमान के हृदय में मैं, तो वहां अपनी श्रेष्ठता को साबित करते हैं, भले ही भाव में होकर, भक्ति में होकर, अपनत्व में होकर, लेकिन साबित करते हैं। वहां देखे होंगे कि राम ही श्रेष्ठता के लिए लोग कहता है कि लौकुश जब उनके रथ को रोक लिया था तो राम छोड़कर बाकी लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, हनुमान थे, सारे अयोध्या की सेना जो थी वहां गिरती चली गई, बंदी होती चली गई। तो लोग कहते हैं कि राम जी सबका घमंड तोड़ना जानते थे, इसलिए सबको जानबूझ कर नहीं रोके, ताकि कम से कम सबको पता चले कि राम के पुत्र भी कितना शक्तिशाली। ऐसा लोग कहता है। धर्म क्या कहता है उसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां यह साबित होता है कि वहां बच्चों की श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की गई सबके सामने। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न वहां भी देखने को मिलता है, यहां भी। तो मनुष्य अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए सदा प्रयत्न करता है और चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हो जाऊं। ये संघर्ष देवताओं में भी हुआ है।
कि हनुमान जी गदा चला दिए, शिव जी त्रिशूल चला दिए, भयंकर प्रलय हो रहा था, विष्णु भगवान पहुंचकर दोनों को रोके। इसी ढंग से गज ग्रह की युद्ध हो रही थी। इसमें गज जो था वो विष्णु का था और ग्रह जो था वो शंकर का था। और इस प्रकार विष्णु भगवान आकर हरिहरपुर में सोनपुर में और इस तरीके से अपनी जो है गज की रक्षा की और ग्रह को मार दी। तो बहुत सारे ऐसे आया है इंडिया में। हैथोनिज्म थ्योरी जो है ये कोई नई नहीं और पूरे वर्ल्ड में तो यही चीजें थी। महात्मा गांधी जो थे यहाँ पर जो आंदोलन चला, उन आंदोलन का उद्देश्य अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना उनका नहीं था। लेकिन मैंने एक बात कहा था कि राजनीति में अगर आप जाते हैं तो ये दोधारी तलवार है। ये विरोधी पार्टी के लोगों को भी कमजोर करता है तो अपने अंदर के लोगों को भी छांटता है। और हर पार्टियों में ऐसा होता है कि वो अपने अंदर के लोगों को भी मारते हैं और बाहर के लोगों को भी कमजोर करते हैं, मारते हैं, तब जाके कोई अपने पार्टी में अच्छा उभरता है और अच्छे शीर्ष पदों पर जाता है। कांग्रेस में ही थे महात्मा गांधी भी और कांग्रेस में ही थे सुभाष चंद्र बोस भी, कांग्रेस में ही थे जवाहरलाल नेहरू भी, कांग्रेस में ही थे मोतीलाल नेहरू भी, कांग्रेस में ही थे श्री राजगोपालाचारी भी। बहुत सारे नेतृत्व थे लेकिन आपस में इनकी काफी प्रतिस्पर्धा थी। देखिए हुआ क्या, यहाँ आप जाएंगे ना तो यहाँ दिल्ली से एक पहाड़ी आती है, जिस पहाड़ी को हम मजनू के टीला से शुरू होता है और राजस्थान होकर यहाँ तक चला आता है, यानी गुजरात तक। इसको अरावली पहाड़ी कहते हैं। दिल्ली के मजनू के टीला से शुरू होता है तिमारपुर से और पूरे हरियाणा होते हुए राजस्थान होकर अहमदाबाद तक आ जाता है। और इसी से दो बड़ी नदी निकलती है। एक आपको लुनी नदी निकलती है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है ऐसे करके, और दूसरी नदी यहाँ से साबरमती नदी आती है ऐसे। इसी साबरमती नदी के किनारे आपको महात्मा गांधी ने अपने आश्रम की स्थापना किया था, साबरमती आश्रम, इस नदी के नाम। और हालांकि उनका घर यहाँ नहीं था, गुजरात के पोरबंदर में उनका घर था, लेकिन अहमदाबाद एक अच्छा शहर था और उसी साबरमती के किनारे उनका आश्रम था। आज भी उनका आश्रम है, खपरेल बना हुआ है, पूर्व दिशा में उसका मुंह है। उसके दक्षिण दिशा से हम लोग रोड से घुसते हैं और ठीक उसके पूर्व में आपको करीबन 100 कदम जाने के बाद साबरमती नदी की सीढ़ियां उतरती है। बहुत गंदा से पहले बड़ा हुआ था। वहां पर एक शेड्यूल कास्ट गली के बच्चों के लिए आश्रम बना हुआ है, जिनको भोजन पानी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। और आश्चर्य करेंगे 5 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिला दिया जाता है और 50 लीटर पानी मिलाकर थोड़ा सा सिकरी में घोर कर बच्चों को पिलाया जाता है। फिर से सुनेंगे, मैं बड़ी होशो आवाज में बोल रहा हूँ, अनजाने में बढ़ चढ़ कर मैं नहीं बोलता। 5 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिलाया जाता है और तब उन गली के बच्चों को और दलित बच्चों को पिलाया जाता है ताकि ताकतवर हो जाए। उन बच्चों से 4 बार पूछिए बाबू ठीक से हो, वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। उनके मुंह के पास कान ले जाके सुनिएगा ठीक हो तो बोलता आवाज नहीं निकलती है। इतने कमजोर बच्चे हैं आपके मोदी जी के क्षेत्र से। मैंने आंखों से देखा उनकी दुर्दशा, आश्चर्य हुआ हमको, मुझे कितना बल था जितना था मैंने वहां कोऑपरेट किया। और कई बार उस आश्रम के पास मैं गया हूं, देखा हूं बहुत दुर्दशा। लेकिन गांधी जी जो थे अगर रहते तो ऐसी शायद नहीं होती। खुद मेहनत करके कम से कम वहां के बच्चों के विकास के लिए काम करते। आज जो इतने चहेते बने हुए हैं, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए, कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए, कुछ लोग महिलाओं के उत्थान के लिए, वो वहां क्यों नहीं जाते? 400 गाड़ी लेकर वो कौन राजेंद्र है, चंद्रशेखर के क्या नाम है, आजाद करके अपने आप को करता है रावण हूं मैं। उसे पता तो वहां होना चाहिए कि बच्चे कितने दलित हैं और कितने भूखे प्यासे मर रहे हैं। बस वो अपने विकास के लिए दलितों के मार्ग पर राजनीति करने वाले लोग ज्यादा आ गए हैं, जो उनका शोषण करते हैं, उनके रियल में डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। उनके चमक दमक चाहिए, उनका विकास चाहिए, उनके राजनीतिक पद चाहिए,
बस बात खत्म, गरीबों की ओर चंदा लूट लूट कर अपना पेट भर रहे हैं और एनजीओ बनाकर और अपना फायदा उठा रहे हैं। तो मैं बता रहा था यहाँ साबरमती आश्रम और मेहसाना जिला गुजरात का यहाँ है, एकदम समंदर के किनारे मेहसाना जिला। अब महात्मा गांधी अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ यहां से चल दिए, ठीक है, अपने एक गांधी जी और 78 चुने हुए सहयोगी, और ये डेट था उनके चलने का 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 के पहले वो लॉर्ड इरविन के पास एक पत्र लिखकर और 11 सूत्री मांग किए थे। 11 सूत्री मांग, और इस 11 सूत्री मांग के अंतर्गत महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि हमें स्वायत्तता चाहिए, हमारे लोगों में राजनीतिक डेवलपमेंट चाहिए, उत्तरदायी शासन के साथ साथ अधिकार भी चाहिए, लोकतंत्र की व्यवस्था हो, निकायों में चुनाव की व्यवस्था किया जाए। बहुत सारी चीजों की जो मांग थी वो अगर अंग्रेज रहते भी तब भी देश लगभग आजाद रहता। यानी अंग्रेजों के रहते हुए भी उनसे सत्ता को लेकर जनता के हाथों में देने की डिमांड थी। अंग्रेज समझ गए और उनकी इस मांग को उन्होंने नहीं माना, और तो और जिन्ना से मिलकर उन्होंने 14 सूत्री मांग रखवा दिया, जिसमें 3 मांग ऐसे थे जो देश को खंडित कर रहे थे और लीग को बहुत ज्यादा अधिकार दे रहे थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने तय किया कि अगर इसे नहीं मानते हैं तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, और फिर भी 12 मार्च 1930 को शुरुआत कर दी। इसके खास बिंदु क्या है जो मैं थोड़ा सा घुमाना चाहूंगा, चलने दीजिए, वो चल रहा है। इसकी खास मांग क्या है मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने किया क्या कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इसे राष्ट्रव्यापी बना रहे थे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि गांधी जी ने नमक जो है मुट्ठी भर उठाकर और इस देश के कानून को तोड़ना चाहते थे, अंग्रेजियत कानून को तोड़ना चाहते थे। तो वैसी स्थिति में वो चाहते तो यहां आ जाते। अब मेरा ऐसा उदाहरण लीजिए कि मुझे मान लीजिए यहां से जाना है दिगवाड़ा, एमके सिंह को स्टडी पॉइंट सलेमपुर से दिगवाड़ा जाना है, और मैं यहां से रूट को अगर अपनाऊं कि यहां से मैं इनई गया जो पश्चिम में है, इनई से मैं फिर मुकरेरा गया, मुकरेरा से मैं नैनी गया, नैनी से कोठिया गया, कोठिया से जलालपुर, जलालपुर से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बंगरा गया, अब फिर वहां से बनियापुर, और बनियापुर से उधर मोतिहारी होते हुए मशरक हमनौर होकर और फिर मैं तरैया चला गया, और उधर से फिर मरौड़ा होकर गरखा होकर और फिर मैं नेहरू चौक आ गया। ऐसे नेहरू चौक से फिर इधर से निकले और गरखा होते इनके गांव पचभिरिया चला गया, और पचभिरिया से उधर इनके गांव अवतार नगर होके फिर इधर से घूमते हुए मैं डोरीगंज आ गया, और डोरीगंज से नदी किनारे होकर दिगवाड़ा आंगी चला गया, और तब मैं दिगवाड़ा आ गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे जाने का उद्देश्य क्या था। क्या मुझे मेहसाना जाना था या अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना था? ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को जोड़ना। तो गांधी जी यहां से इस तरीके से घूम कर चलते रहे कि लोग अंदाजा भी नहीं लगाए। कई बार तो ऐसे ओवरलैप करके भी और यहां पहुंचे, ओवरलैप करके। उनको इस पूरी यात्रा में आश्चर्य करेंगे, हार्डली 3 दिन का समय लगता। लेकिन गांधी जी यहां पर थोड़ा सा जगह नहीं है, इसलिए यहां लाकर 5 अप्रैल को पहुंचते हैं संध्या समय में 1930 में। अब आप सोचिए कि वो 12 मार्च से चलते हैं और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। मुट्ठी भर जो है नमक वो ऐसा करके और नमक तोड़ते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को वो क्या करते हैं,
नमक कानून को तोड़ डालते हैं। तोड़ तो दिए थे 5 अप्रैल को, लेकिन 6 को फिर गर्म करते हैं। अंग्रेज लाख लाठी बरसाते हैं, वो बाढ़ खाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का विरोध नहीं करते। अंततः अंग्रेज तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने के कानून को परमिशन दे देते हैं। नेहरू जी यहाँ जरूर कहते हैं कि महात्मा गांधी गलत करते हैं, मुट्ठी भर नमक से देश आजाद नहीं होगा। पटेल भी शिकायत थोड़ी बहुत करते हैं, सुभाष चंद्र बोस तो जबरदस्त शिकायत करते हैं, लेकिन गांधी जी घबराते नहीं। इस मुट्ठी भर नमक के माध्यम से हर घर घर तक पहुंचना था। दूसरी चीजें कि लंबी यात्रा करके देश में आंदोलन को एकदम उग्र रूप देना था। और इस वहां तो टूटा नमक कानून, लेकिन बिहार में कहीं चौकीदारी कानून के खिलाफ लोग खड़ा हो गया, कहीं वन कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। जहां जहां भारत में जो जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के खिलाफ लोग आंदोलन को लेकर आगे बढ़ा। यानी यूं कहें कि आजादी के लिए जो कानून तोड़ने का बीड़ा भारतीयों ने उठाया, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर था। फिर से आपको कहता हूं, आईएएस में ये सवाल पूछा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ आंदोलन कौन चला, तो असहयोग आंदोलन। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता जबरदस्त देखने को मिली थी। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आता है। लेकिन कानून तोड़ा गया सबसे बड़ा किस आंदोलन के अंतर्गत, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। और एक केवल नमक नहीं, जितने भी छोटे छोटे शोषक कानून थे जिससे समाज के बड़े बड़े लोग प्रभावित हो रहे थे, उन सबने अपने अपने कानून को तोड़ा। नाम केवल इसका था नमक आंदोलन, लेकिन यह था देश के सभी छोटे छोटे बड़े बड़े समस्याओं के खिलाफ आंदोलन। जिसमें महात्मा गांधी नहीं, पूरा देश सुपर डुपर तरीके से अंग्रेजों को सिखा दिया, हम तुम्हारे कानून को तोड़ भी सकते हैं, उल्लंघन भी कर सकते हैं। तो इस ढंग से सुनीत सरकार क्लियर लिखे हैं 78 + 1 79, इसको याद रखिएगा। आते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन।